अब बात करनी चाहिए निर्माण पर, रियल एस्टेट पर, अचल संपत्ति पर, जमीन और भूमि पर। अगले पैनल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरी सहयोगी मनु को कि वो मंच पर आएं और अगले पैनल के लिए अपने सवाल तैयार करें। और अगले पैनल के जो मेहमान हैं हमारे बीच, सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा संजय यादव जी को। फिल्बी रियल एस्टेट के डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं। गुरुग्राम में इनका काम चलता है और डीएलएफ और एमआर जैसे डेवलपर्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ संजय यादव जी इस वक्त काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी पहल जो इन्होंने की है कि लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए पटौदी में इन्होंने 40 बाय 40 की एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइब्रेरी तैयार की है। तो इस तरह की उपलब्धि के लिए भी बहुत बहुत बधाई संजय जी को। मैं संजय यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। अगले पैनलिस्ट के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं मुकेश गोयल जी ऑरिक ग्रुप से। मुकेश गोयल जी गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक जैसे अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं और फरीदाबाद में किस तरह से उन्होंने विकास किया है, फरीदाबाद में किस तरह से उन्होंने प्रगति की है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। कमर्शियल स्पेस का काम हो या रियल एस्टेट का मामला हो, रिटेल मार्केट हो, इन सभी चीजों में, इन सभी क्षेत्रों में वो बहुत ही अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुकेश गोयल जी का ऑरिक ग्रुप की ओर से हैं। साथ ही तीसरे पैनलिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं शिव गर्ग जी, जो कि डायरेक्टर हैं पोर्ट एशिया कंपनी के। बहादुरगढ़, रोहतक, जींद और यमुनानगर जैसे शहरों में उनके प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीएम मनोहर लाल की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है प्रोजेक्ट को समय से पहले खत्म करने के लिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट उठाना, परियोजनाओं पर काम करना और समय से पहले उन परियोजनाओं को पूरा करना बहुत जरूरी है रियल एस्टेट वर्ल्ड में। इस चीज के लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। हमारे तीनों पैनलिस्ट इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। ओवर टू यू मनु। बहुत शुक्रिया, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं इमर्जिंग हरियाणा और हार्दिक आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब ये पैनल बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बात यहां पर जमीन की हो रही है, निर्माण की हो रही है, उस छत की हो रही है जिसकी चाह हर किसी को होती है। संजय यादव जी है हमारे बीच में, फिल्बी रियल एस्टेट से हैं। मुकेश गोयल जी हैं ऑरिक ग्रुप से। शिवगर, पोर्ट एशिया रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। आप तीनों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नमस्कार। हार्दिक। बिल्कुल, तो संजय यादव जी, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहेंगे। गुरुग्राम ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है, साइबर हब कहलाता है। ग्लोबल सिटी बनने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट जरूरी होते हैं, खासतौर पर निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। गुरुग्राम में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? ग्लोबल सिटी का जो विस्तार हो रहा है गुरुग्राम में, उसे आप किस तरह से देखते हैं? आपकी ओर से इसमें क्या योगदान दिया जा रहा है? देखिए हार्दिक जी, गुरुग्राम हरियाणा ही नहीं, देश का एक उभरता नया शहर है, जिसकी कंपैरिजन अगर आपको करनी हो तो शायद ही देश में आज कोई शहर हो जो गुड़गांव से कंपेयर हम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तेजी से गुड़गांव बढ़ रहा है और जिस तरीके के मेगा स्ट्रक्चर्स गुड़गांव में देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत अमेजिंग है। और अगर किसी को गुड़गांव का कंपैरिजन करना हो तो आप कह सकते हो कि ये सिलिकॉन वैली का अपग्रेडेड वर्जन है, ये मैनहट्टन का अपग्रेडेड वर्जन है, ये दुबई के बिजनेस बे का अपग्रेडेड वर्जन है। तो बेसिकली गुड़गांव जो आ रहा है वो बतौर इंटरनेशनल सिटी उभर के आ रहा है। तो अब गुड़गांव को अब एक नॉर्मल शहर की तरह तो हम कतई नहीं मान सकते। देखिए जैसे जैसे शहर बढ़ा, हमने तो शहर को बढ़ते देखा और सारी चीजें देखी। तो अभी हमने 75 साल अपनी आजादी के पूरे किए हैं, उसमें भी एक गुड़गांव की एक बड़ी अहम भूमिका है। मोदी जी ने मन से कहा विकसित भारत, अब अमृत काल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अमृत काल में जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा, उसमें से गुरुग्राम भी एक विकसित शहर की तरह डेवलप होगा। तो स्टेट और राज्य, हमारा देश डेवलप होगा। उसी कड़ी में गुड़गांव जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मैं गुड़गांव के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता दूं जी। कि मेगा स्ट्रक्चर्स जो गुड़गांव को मिले हैं, पीछे अभी द्वारका एक्सप्रेसवे 9,500 करोड़ की लागत से बना, नितिन गडकरी जी के टाइम में ये स्टार्ट हुआ और बहुत ही जल्दी लोगों को डिलीवर हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 95,000 करोड़ की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उम्मीद है, जो गडकरी जी बार बार कहते हैं 12 घंटे में दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली टू मुंबई रियली विद इन 6 मंथ
मे भी हम दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे होंगे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, केएमपी से इसको कनेक्टिविटी मिली, आरआरटीएस पे पूरा काम चल रहा है। तो गुड़गांव में जो ग्लोबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ देखने को मिल रहा है। उसमें एक और चीज ऐड कर दूं जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है, वो है ग्लोबल सिटी। 1100 एकड़ में रिसेंटली मनोहर सरकार ने वहां पर एक बहुत सुंदर शहर बसाने की परिकल्पना की और उम्मीद है वो मार्च तक एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी हो रही है। ये अगेन जिस तरीके से आप इंटरनेशनल सिटियां देखोगे किसी भी देश की, उसी तर्ज पर एक्सक्लूसिव ये सिटी तैयार हो रही है विद कनेक्टिविटी। इसके साथ हेलीपोर्ट वहां डेवलप किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का वहां बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। तो गुड़गांव में अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल और संजय जी। मजे की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश को 70% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव से मिलती है। तो गुड़गांव अब शहर नहीं है, ये ग्लोबल सिटी में कन्वर्ट हो चुका है। इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना होगा। संजय जी ने गुरुग्राम का बखान तो बखूबी किया। आप बताइए मुकेश जी कि किस तरह से फरीदाबाद गुरुग्राम को टक्कर दे पाएगा। हरियाणा में गुरुग्राम तो प्रगति के सोपान चढ़ रहा है, फरीदाबाद का क्या योगदान है और आपका क्या योगदान है फरीदाबाद को गुरुग्राम की तरह ग्लोबल सिटी बनाने के लिए? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितनी तरक्की पिछले कुछ टाइम में गुड़गांव ने करी है, अभी फरीदाबाद को अभी बहुत सारे काम करने हैं। फरीदाबाद के लोगों को, वहाँ पे सरकार को बहुत सारे काम करने हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जिसके ऊपर अभी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। जिसमें एक दो तीन मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक एफएमजी की कनेक्टिविटी हो रही है, जिसमें नोएडा से फरीदाबाद आप सिर्फ 7 किलोमीटर का पैच है, जो आप 5 से 10 मिनट में ड्राइव कर लेंगे। उसके बाद एक मंजावली फ्लाईओवर का काम निर्माण कार्य बहुत जोरों से चल रहा है, जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद में मुश्किल से 15 से 20 मिनट की कनेक्टिविटी में ले आएगा। उसके बाद एक जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये सारे जो डेवलपमेंट हो रही है उससे फरीदाबाद में बहुत तेजी से तरक्की होने वाली है। अभी रिसेंटली फरीदाबाद में अमरावती एक हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। बिल्कुल, जिससे मतलब फरीदाबाद की तरक्की में बहुत चार चांद लगने वाले हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहा है, वहाँ पे कई सारे सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज का काम काफी चल रहा है जी। तो निकट भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद काफी तरक्की करने वाला है। बिल्कुल शिवगढ़ जी, हमने सुना कि जो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि वाकई बदल रहा है हरियाणा। हमारे शो का भी नाम है इमर्जिंग हरियाणा, उभरता हुआ हरियाणा। आपकी नजर से कितना उभरा है अभी हरियाणा, कितनी लंबी ये रेस अभी बाकी है, और सरकार का किस तरह से सहयोग खासतौर पर आप लोगों को? देखिए, हरियाणा को मेन जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा देखिए पूरे कंट्री में मेडल लेकर आते हैं हरियाणा के लोग। आज रियल एस्टेट भी सर प्लीज थोड़ा सा माइक आप ऊपर। आज रियल एस्टेट भी हरियाणा का पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। पूरे अन्य प्रदेशों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए बनाई हुई है, हर वर्ग के लिए, चाहे वो निम्न वर्ग की समस्या है या निम्न वर्ग के लोगों के लिए आवास है, मध्यम वर्ग के लिए आवास है या उच्च वर्ग के लिए आवास है, उनकी सारी पॉलिसीज इतनी बढ़िया हैं कि वो आज हरियाणा रोल मॉडल बन चुका है पूरे प्रदेश के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डेवलपर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो यूजर्स हैं या सरकार के लिए, जो भी तीनों में इतना बढ़िया सामंजस्य बैठा रखा है। लास्ट फरवरी में उन्होंने गुड़गांव में एक मीटिंग की थी जिसमें सारे डेवलपर्स थे, सारे अधिकारीगण थे, सबके साथ बैठकर उन्होंने 2 दिन तक वहां पर मंथन किया सारी समस्याओं का, और उनका देन एंड देयर उन्होंने सॉल्यूशन दिया। उससे पूरे हरियाणा में रियल एस्टेट के सभी सिटीज में, ऐसा नहीं आप और प्रदेशों में जाएंगे जहां आप देखेंगे A क्लास सिटी में डेवलप हो रही है, लेकिन हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रदेश है जिसके तीनों सिटीज में A क्लास और B क्लास और C क्लास सभी सिटीज में बराबर की डेवलपमेंट हो रही है। शिव गर्ग जी, आपने ये बात तो की, लेकिन आज के समय पर रियल एस्टेट के वर्ल्ड में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है मुकदमेबाजी। कानूनी पछड़े में फंसी होती है आधी से ज्यादा जमीन। एक सर्वेक्षण बताता है कि 31% जमीन जिस पर भवन बनकर निर्माण हो चुका है, भवन बनकर खड़ा हो चुका है, वो किसी न किसी कानूनी पछड़े में पड़ी होती है। तो ऐसे में भरोसा कब आएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसा केवल गवर्नमेंट की नीति से ही आएगा। अगर गवर्नमेंट की नीति ट्रांसपेरेंट है तो ये सब गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं देगी। अगर आपके सपोज करो लैंड में डिस्प्यूट है, आज के डेट में गवर्नमेंट लाइसेंस देने से पहले हर चीज को वेरीफाई करती है। अगर लैंड में आपके कोई भी डिस्प्यूट है तो दे आर नॉट गिविंग द लाइसेंस। रेरा में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया है।
रेरा के होने से ये समस्याएं सारी सुलझ गई हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट है, रेरा बिफोर गिविंग रजिस्ट्रेशन इसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले दे लुक आफ्टर ऑल दी एक्टिविटीज। सो ऐसी समस्या जो पुरानी हुआ करती थी रेरा आने से पहले, आज की डेट में वो सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। संजय यादव जी, कई बार कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार की बात आती है, मटेरियल उस लेवल का नहीं यूज किया जाता जिस लेवल का किया जाना चाहिए, सड़कें टूट जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कई बार ये आरोप लगते हैं। और उसके लिए अब मुख्यमंत्री ने एक अथॉरिटी भी बनाई है जो अब नजर रखेगी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम से कम उस लेवल का इस्तेमाल किया जाए कि कोई इमारत अगर खड़ी हो गई है वो कम से कम गिरे ना। देखिए, ये बात सही है कि कुछ अनियमितताएं आपको पिछले दिनों देखने को मिली। मैं इसमें एक और बात आपको ऐड कर दूं कि ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए खास तौर पे 2014 के बाद रियल स्टेट 2014 से पहले यू कैन से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पता ही नहीं क्या चल रहा था। अब 2016 आते आते एक कानून आया रेरा, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया और 2017 में, ये मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं आपके लिए भी और आपके दर्शकों के लिए भी। तो रेरा 2017 में हरेरा करके हरियाणा में एग्जीक्यूट हुआ। जो प्रोजेक्ट, मैं अपने कस्टमर्स को और सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोजेक्ट अंडर रेरा एक्ट हैं, यानी 2017 की बाद की लॉन्चिंग है, उसमें इस तरीके की शिकायतें नहीं मिल सकती। उसका कारण है कि जब भी रेरा में कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है, उसकी टेक्निकलिटीज, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो टोटल कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है कि जितना पैसा प्रोजेक्ट पर लगना है उसका 70% पैसा आपका एक कंबाइंड एस्क्रो अकाउंट होता है जो अंडर रेरा होता है, उसके अंदर ही वो पैसा रहेगा। वो पैसा कैसे खर्चा गया, किस मटेरियल पर, किस वेंडर को, तो वो सारे का सारा कंट्रोल रेरा के अंडर वो कमेटी करती है। तो 2017 के बाद के प्रोजेक्टों में शिकायतें नहीं मिलेगी। हाँ, अभी जो पीछे चिंतल का वाकया हुआ, मेरे ख्याल आपका इशारा उसकी तरफ है कि गुड़गांव में छत गिरी और वो बड़ा शर्मनाक वाकया रहा गुड़गांव के लिए। तो मैं उसमें बता दूं कि जो प्रोजेक्ट 2017 से पहले की लॉन्चिंग है, मैंने बताया ना, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, कोई बॉडी नहीं थी। तो रेरा से पहले जो गलत हो गए उसका परिणाम जरूर वो हमें देखने को मिला। तो मेरे को लगता है रेरा के बाद ये दिक्कतें नहीं आएंगी। मैं एक और चीज इसमें आपको ऐड कर दूं कि रेरा बाकी सब चीजों को अब अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, लोगों की सेफ इन्वेस्टमेंट है। पर रेरा बनते टाइम एक बड़ी चूक हमारे से रह गई है और मैं सरकार का भी इस पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2017 से पहले के प्रोजेक्ट जो बनके खड़े हो गए, जहां पर लागत लग गई 80-90% और आना है 10%, उन प्रोजेक्टों को हम कैसे कंप्लीट करें, उसको उसी डंडे से नहीं हाँक सकते जो 2017 के बाद के प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहां तो मेरे पास फाइनेंशियल कंट्रोल है। आप समझना कि अगर फाइनेंशियल कंट्रोल है, बिल्डर भागता है तो मैं उसको कंप्लीट करा सकता हूं। 2017 से पहले के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर भी हमने जो सेम बायलॉज इंप्लीमेंट कर दिए, वो आज करीब करीब गुड़गांव में करीब 15 से 20 हजार फ्लैटों की इन्वेंट्री ऐसी है जिसका भविष्य 7 साल से लटका हुआ है। कैन यू बिलीव, ये इन्वेंट्री आज 20,000 करोड़ की इन्वेंट्री है, जिसमें मेरा, आपका, हम सब लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो रेरा के अंदर एक अलग से बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना होगा, अलग से एक बॉडी बनाई जाए जिसके अंदर ये देखा जाए कि प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होंगे। तो हम कह सकते हैं अमर्जिंग हरियाणा, कुछ नया हरियाणा में हो रहा है। तो लीग से हटके सरकार को कुछ काम करने होंगे। मुकेश जी, जीएसटी को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत विवाद छिड़ा रहता है, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। आपका पक्ष क्या है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जीएसटी आने के बाद क्या कोई अंतर आया है, कोई फायदा, कोई नुकसान? नहीं, जीएसटी आने के बाद सर कॉस्टिंग तो थोड़ी सी बढ़ी है। ओवरऑल अगर हम अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग देखते हैं जिसके ऊपर 12% 18% तक का जीएसटी लगा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं एक आम जो हमारा कस्टमर है, जो क्लाइंट है, अल्टीमेटली कॉस्टिंग उसके ऊपर बढ़ती है। जीएसटी में जितना भी हमने इनपुट पे जितना जीएसटी पे कर रखा है उसका हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन जीएसटी में कुछ ना कुछ थोड़े से सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए इसमें, कि जिससे इसकी एक तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो, इसकी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अच्छी हो, और इसमें
जितना हम जीएसटी इसके जो परसेंटेज है, सबसे पहले मैं कहूँगा ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो इसमें कुछ ना कुछ रियायत होनी चाहिए। शिवगर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, कोरोना काल में काफी मार पड़ी आपके विभाग पर भी, खास तौर पर अभी भी मैं देखती हूँ कि कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो खाली अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उनका काम रुक गया, बिल्डरों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों को घर भी नहीं मिल पाए। क्या उन चुनौतियों से उभर रहा है आपका विभाग? कोरोना काल के बाद से हर आदमी को ये समझ में आया कि उसके पास एक अपना आवास होना जरूरी है। कोरोना के बाद से रियल एस्टेट में एज कंपेयर टू अर्लियर कोरोना तेजी आई, लोगों में एक रुझान बढ़ा कि अपने पैसे की सेफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करें। कोरोना के बाद से रियल एस्टेट का माहौल सुधरा है, इसलिए कोरोना के बाद डिमांड भी बढ़ी है। इन तीनों के कामों की अगर मैं बात करूं मनु, तो यही है कि फिजा को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की, और इस तरह से आशियां तैयार करते हैं सपनों का, और लोगों के सपने पूरे करने का काम आप करते हैं। तो इसके लिए तो आप तीनों बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ। थैंक यू।